आज मैं आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताऊंगी जिसे उस वक्त जिसने भी सुना वो अंदर तक सिहर गया। इस कांड को सुनने के बाद लोगों में ऐसी भावना पैदा हो गई थी कि लोगों ने लगभग 1 साल तक तंदूर का खाना ही नहीं खाया था और तंदूरी खाना लगभग बंद हो गया था। किसी भी रेस्टोरेंट से घुसने से पहले लोग ये चेक करते थे कि कहीं उस रेस्टोरेंट में तंदूर का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा था, और अगर उन्हें भनक भी लग जाती कि इस रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल होता है तो वो तुरंत उस रेस्टोरेंट को छोड़ देते। आज की कहानी भी तंदूर हत्याकांड की है। 2 जुलाई 1995 की रात लगभग 11:30 बजे जनपद रोड कन्नौज पैलेस में एक होटल अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट से आग की कुछ लपटें ऊपर उठती हुई दिखाई देती हैं। ये अशोक यात्री निवास ठीक मरीदान होटल कन्नौज पैलेस के सामने और जनपद होटल के बैक साइड में था और उसी अशोक यात्री निवास में बगिया नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। पर अब उस अशोक यात्री निवास की जगह पर होटल संग्रीला है। तो जब ये आग की लपटें बगिया रेस्टोरेंट से ऊपर उठती हुई दिखाई देती हैं, तो वहाँ पर अनारी देवी नाम की एक औरत जो कि सब्जी बेचा करती थी, वो चिल्लाती है, आग लग गई, आग लग गई। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये शोर शराबा सुनकर जनपद एरिया में गश्त कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जब ये देखते हैं तो सच में आग की लपटें काफी ऊपर तक जा रही थी। तो अब्दुल नजीर कुंजू अंदर जाकर देखने की कोशिश करता है तो उसी बगिया रेस्टोरेंट में 2 लोग दिखाई देते हैं। फिर वो होमगार्ड चंद्रपाल को बाहर ही रहने को कहते हैं और खुद अंदर जाते हैं तो उसे गेट पर ही होटल का मैनेजर केशव कुमार मिल जाता है। फिर वो उसे पूछता है कि तुम ये तंदूर में क्या जला रहे हो, आग को बुझाने की बजाय उसे और भड़का रहे हो। तो वो बोलता है कि हम यूथ कांग्रेस के कुछ पुराने पोस्टर और बैनर वगैरह जला रहे हैं। पर उसे यकीन नहीं होता और वो पास जाकर देखने की कोशिश करता है तो केशव उसे रोक देता है और कहता है कि बस पोस्टर ही जला रहे हैं, थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, और उसे समझा बुझा कर बाहर भेज देता है। फिर वो बाहर तो आ जाता है मगर उसे शक होता है क्योंकि एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, जैसे कि मीट को बटर में फ्राई किया जा रहा हो। और उसे ये भी डर था कि कहीं इन तंदूर की लपटों से आसपास के एरिया में आग न लग जाए। तो थोड़ी देर बाद अब्दुल पीछे से दीवार फांककर इस बार डायरेक्ट अंदर चला जाता है। पर केशव उसे फिर से मिल जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। केशव उसे फिर समझाता है कि पुराने पोस्टर वगैरह जला रहे हैं, मगर केशव को उसे रोकना और उसकी घबराहट देखकर उसका शक और गहरा हो जाता है और फिर वो जबरदस्ती उस तंदूर के पास पहुंच जाता है जिसमें ये आग जलाई जा रही थी। और जैसे ही कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू उस तंदूर के पास पहुंचते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इसकी जो वजह थी उसके पीछे की कहानी मैं आपको आगे सुनाती हूँ। इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर है सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी इससे जुड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती रहती थी। इन मुलाकातों के दौरान उसकी मुलाकात एक दिन नैना सहानी से होती है और नैना सहानी के थ्रू मतलूब करीम से, नैना सहानी और मतलूब करीम दोनों ही दिल्ली यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। दोनों काफी पुराने दोस्त थे और कॉलेज में एक दूसरे के क्लासमेट्स भी थे। तो जब दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा नैना सहानी से मिलता है तो उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता ही जाता है और फिर धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और गोल्ड मार्केट एरिया में मंदिर मार्ग रोड पर स्थित एक सरकारी फ्लैट 8/2A में दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। पर सुशील शर्मा इस रिश्ते को कभी समाज के सामने उजागर नहीं करता था। उसकी वजह से शादी के कुछ ही वक्त के बाद दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। नैना सहानी ने इस रिश्ते को दुनिया के सामने रखना चाहा, मगर सुशील शर्मा ऐसा नहीं चाहता था और हमेशा उसे बहलाता फुसलाता था या फिर उसके साथ मारपीट करता। पर नैना सहानी ये सब सोच सोच कर सुन सुनकर थक चुकी थी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो अपने पुराने दोस्त मतलूब करीम से बातें किया करती थी। पर सुशील शर्मा को नैना सहानी का मतलूब करीम से बातें करना पसंद नहीं था। उसके मन में दोनों के रिश्ते को लेकर एक शक बैठ गया था
था और वो नैना सहानी को हमेशा मतलूम करीम से बात करने के लिए मना करता था। पर नैना सहानी नहीं मानती और वो उससे बातें करना चाहती थी, जिस वजह से अब सुशील शर्मा और नैना सहानी में और झगड़े होने लगे। नैना सहानी अपने पति से इतना दुखी हो गई थी कि अब वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना चुकी थी, जिसके बारे में अक्सर अपने दोस्त मतलूब करीम से बताया करती थी और उसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बना रही थी। 2 जुलाई 1995 की शाम लगभग 7:30 बजे हमेशा की तरह सुशील शर्मा अपने मंदिर मार्ग के फ्लैट 8/2A में पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि नैना सहानी बाहर के लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही है, पर उसे देखते ही वो फोन का रिसीवर रख देती है। सुशील शर्मा पूछता है कि किसका फोन था, तो वो बिना कोई जवाब दिए अपने शराब का ग्लास उठाकर वहाँ से चल देती है। इस बात पे सुशील शर्मा को गुस्सा आ जाता है, तो वो उस लैंडलाइन का रिसीवर उठाता है और लास्ट डायल नंबर पर रीडायल कर देता है। और ये उसकी आदत हो गई थी कि जब भी वो शाम को घर आता तो एक बार लैंडलाइन से रीडायल जरूर करता, ताकि वो चेक कर सके कि नैना सहानी किससे बात करती है। तो उस दिन भी जब नैना बिना कोई जवाब दिए चली गई, गुस्से में सुशील शर्मा ने लास्ट डायल नंबर पर रीडायल कर दिया। तो दूसरी तरफ से फोन नैना सहानी के पुराने दोस्त मतलूम करीम ने उठाया। मतलूम करीम उधर से हेलो हेलो बोलता रहा, पर सुशील शर्मा कुछ नहीं बोला। और क्योंकि सुशील शर्मा भी मतलूम करीम को पहले से ही जानता था, तो वो उसकी आवाज पहचान जाता है और फोन रख देता है। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया था और वो सीधे नैना सहानी के पास पहुँचता है और उससे पूछता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम अभी भी उससे क्यों बात करती हो। तो नैना सहानी ने बोला कि तुम्हें इससे क्या मतलब। इस बात ने सुशील शर्मा का गुस्सा इतना बढ़ा दिया कि उसने अपना लाइसेंस रिवॉल्वर निकाला और एक के बाद एक 3 गोलियां नैना सहानी पे चला दी, जिसमें से एक गोली नैना की गर्दन पर लगती है, एक गोली उसके सर पे लगती है और एक गोली मिस हो जाती है और सीधा जाकर एसी के ऊपर लगती है। और क्योंकि दोनों गोलियां जो नैना को लगी वो सर और गर्दन में लगी थी, तो नैना की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद जब सुशील शर्मा का गुस्सा शांत होता है और जब उसे होश आता है, तब उसे लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ वो अचानक से गुस्से में हुआ था और कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था। इससे वो बहुत घबरा जाता है और तब उसे एहसास होता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद वो लाश को एक बड़ी सी काली पॉलिथीन में डालता है और इसके ऊपर से बेडशीट से लपेट देता है और घर के सारे खून को साफ करता है। ये सब करते करते रात के करीब 9 बज चुके थे। उसके बाद वो बॉडी को घसीटता हुआ बाहर ले जाता है और अपनी व्हाइट कलर की मारुति 800 की डिक्की में नैना सहानी के लाश को रख देता है और तेजी से अपनी कार में बैठकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बस उसके दिमाग में ये था कि किसी भी तरह से इस लाश को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि अगर लाश मिल गई तो उसकी पोल खुल जाएगी। और यही सोचते सोचते वो अपनी कार को पूरे कनॉट पैलेस में दौड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से वो अपनी गाड़ी को आईटीओ की तरफ मोड़ देता है और सीधा आईटीओ ब्रिज पर पहुंच जाता है, जो यमुना पार करने के लिए बनी हुई थी। अब वो अपनी गाड़ी को उस ब्रिज पे दौड़ाने लगा। कभी ब्रिज के उस साइड जाता, फिर वापस मुड़कर उस साइड आता। कभी गाड़ी को स्लो चलाता तो कभी फास्ट, और ऐसा करते करते रात के करीब 9:30 से 9:45 बज गए। दरअसल उसका मकसद यही था कि रात के वक्त लोगों से छुपकर वो नैना सहानी की लाश को उस ब्रिज से यमुना में फेंक देगा। पर उस दिन ब्रिज पर काफी ट्रैफिक था। इसी ट्रैफिक के कम होने के इंतजार में वो अपनी कार को ब्रिज से इधर उधर घुमा रहा था, मगर काफी वक्त गुजर गया, ट्रैफिक कम नहीं हुआ और उसे मौका नहीं मिला। उसे ये डर था कि किसी ने ऐसा करते हुए अगर उसे देख लिया तो वो फंस जाएगा। उसके बाद वो अपना इरादा बदल देता है और गाड़ी को मोड़कर सीधा कनॉट पैलेस के अशोक यात्री निवास की बगिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जो कि अब सांग्रीला होटल है। वो वहाँ रात के करीब 10 बजे पहुँचता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है और सीधा बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार के पास पहुँच जाता है। दरअसल वो रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही था, जिसकी सारी जिम्मेदारी उसके मैनेजर केशव को दे रखी थी और केशव उसका काफी पुराना जानकार भी था। केशव के पास पहुंचकर वो कहता है कि रेस्टोरेंट को बंद करो, सबको बोल दो कि खाना खत्म है। सुशील शर्मा की बात सुनकर पहले तो केशव चौंक जाता है, क्योंकि लोग अभी भी उसमें खाना ही खा रहे थे।
पर वो सुशील की बात को टाल भी नहीं सकता था, इससे जितने भी लोग खा रहे थे सबको बोल दिया कि रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। फिर जब सब लोग चले गए तो सुशील ने केशव को कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी घर भेज दो। केशव ने सारे एम्प्लॉयज के खाने के पैसे देकर उन्हें भी भेज दिया। उसके बाद सुशील ने बगिया रेस्टोरेंट की सारी लाइटें भी बंद करवा दी। अब उसे पूरे बगिया रेस्टोरेंट में बस 2 ही लोग बचे थे, एक सुशील शर्मा और दूसरा रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार। फिर जब केशव ने इन सब के कारण पूछा तो सुशील ने पूरी कहानी सुनाई और बोला कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव उसकी बात सुनकर बहुत घबरा जाता है। फिर वो पूछता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगे। उस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में हर चीज बंद थी, पूरा अंधेरा था, बस एक तंदूर अभी भी जल रहा था। और सुशील शर्मा कहता है कि उस लाश को इस तंदूर में जलाना ठीक है ताकि लाश के कई नामो निशान ना बचे। ये बात सुनकर केशव और घबरा जाता है, पर क्योंकि वो उसका पुराना साथी था और मैनेजर था, इसलिए वो इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर नैना की लाश को पहले गाड़ी से निकालते हैं, उसके बाद बेडशीट को हटाकर उसकी बॉडी जलते हुए तंदूर में डाल देते हैं। पर लाश सही से उस तंदूर में जा नहीं रही थी, तो जैसे तैसे उस लाश को तंदूर में डाल देते हैं और ऊपर से लकड़ी वगैरह डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद सुशील शर्मा देखता है कि लाश जो है वो धीरे धीरे जल रही है, तो वो केशव से उस रेस्टोरेंट में पड़ी यूथ कांग्रेस के बैनर और पोस्टर मंगाता है। आग थोड़ी बढ़ तो जाती है, पर उतनी नहीं जितना सुशील शर्मा चाहता था। उसके बाद वो तंदूर के पास पड़े मक्खन को तंदूर में और लाश पर डालता है, और जैसे ही वो मक्खन डालता है आग तेजी से बढ़ती है। फिर सुशील शर्मा वहीं पे जितना भी मक्खन था सबको एक साथ तंदूर में डाल देता है, जिससे आग बहुत तेजी से ऊपर उठती है और बॉडी तेजी से जलने लगती है और ये आग ऊपर तक चली जाती है। वो रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिखने लगती है और यही वो गलती कर देता है। इस लाश का यूं बटर में जलकर महकने से और उस आग की लपटों ने सबका ध्यान खींच लिया था। और फिर अनारी देवी ने देखा और फिर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू भी तंदूर में जल रही लाश को देखकर चौंक जाते हैं और भाग के बाहर आते हैं और वायरलेस से पुलिस को मैसेज कर देते हैं और फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देते हैं। सुशील शर्मा को अब लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे से फरार हो जाता है, लेकिन मैनेजर केशव पकड़ा जाता है। जब आग को बुझाते हैं तो एक आधी जली हुई इंसानी लाश निकलती है। लाश लगभग आधी जल चुकी थी, उसकी आंतें वगैरह भी बाहर आ चुकी थी और उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे और उस एरिया के सारे पुलिस और डीसीपी पहुंच चुके थे। उसके बाद उसी वक्त उस एरिया के डीसीपी मैक्सवेल परेरा को खबर दी जाती है और वो उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं। फिर बॉडी को लेडी हार्डनेच मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है और केशव कुमार से पूछताछ चालू होती है, पर वो कुछ नहीं बताता, सिर्फ बातों को इधर उधर घुमाता है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब पता चलता है कि वो लाश एक महिला की थी और मौत का कारण जल के मरना बताया गया था। सुबह में तंदूर की छानबीन करने पर एक पायल भी मिलती है, लेकिन ये किसका था ये किसी को नहीं पता और केशव भी कुछ नहीं बताता। इस घटना की खबर जब लोगों को पड़ी तो बहुत हंगामा हुआ था। उस रात सुशील शर्मा बगिया रेस्टोरेंट से निकलकर गुजरात ईडिट के एक ऑफिसर जो दिल्ली में उनके रेजिडेंट था वहीं पर ठहर गया। अगले दिन वो जयपुर निकल गया, फिर जयपुर से फ्लाइट लेकर मुंबई, उसके बाद चेन्नई चला गया। जब बगिया रेस्टोरेंट की खबर अखबार में छपी तो मतलूब करीम ने इस खबर को पढ़ लिया और तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर लाश को देखने की जिद करने लगा। वहां पहुंचकर उसने उस लाश की शिनाख्त की और एक अंगूठी को देखकर बता दिया कि ये लाश नैना सहानी की है और ये शक भी जताया कि इसका मर्डर उसके पति और दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा ने किया है, क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब पुलिस के पास मारने वाले के साथ साथ मरने वाले का भी नाम था। उसके बाद सुशील शर्मा को ढूंढा गया तो पता चला कि वो 2 जुलाई की रात से ही गायब है। अब पुलिस का शक
और गहरा हो गया। अब दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा के खोज में मंदिर मार्ग के उस फ्लैट नंबर 8/2A में पहुंच जाती है, जहां वो नैना साहनी के साथ रहा करता था। पुलिस को वहां खून के निशान और खाली बुलेट के शेल मिलते हैं। अब पुलिस यहां कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मरने का कारण जलना बताया गया था। दिल्ली के उस वक्त के उप न्यायपाल प्रसन्न भाई करुणा भाई शंकर के कहने पर लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पता चला कि मौत गोली लगने से हुई थी। फिर उसे जलाने की कोशिश की गई थी। मेडिकल कॉलेज में ये केस आज भी उदाहरण दिया जाता है कि क्यों लाश को 2 बार पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। अब पुलिस को ये पता चल चुका था कि जिसकी उस फ्लैट में गोली मारकर हत्या की गई थी, उसी को बाद में तंदूर में जलाया गया। मगर पुलिस ये पक्का करना चाहती थी कि ये लाश नैना साहनी की है, क्योंकि मतलूम करीम ने सिर्फ एक अंगूठी देखकर लाश की शिनाख्त की थी और चेहरा पहचानने के लायक नहीं था। तो नैना साहनी के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया, पर बॉडी की ऐसी हालत थी कि उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद देश में पहली बार स्कल इमेज टेक्निक और डीएनए का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद से एक टीम बुलाई गई और उसको लाश का और नैना साहनी के घर वालों का सैंपल लिया गया। तो रिपोर्ट में दोनों सैंपल मैच हो गए और स्कल इमेज टेक्निक से ये भी काफी हद तक नैना साहनी का चेहरा सामने आ गया था। तो पुलिस अब कंफर्म हो गई थी कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि नैना साहनी ही है। अब जब वो ये सारी चीजें पुलिस के सामने आ गई तो बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार भी टूट गया और उसे भी जो पता था उसने सबको बता दिया। मगर हत्या का मोटिव अभी भी पता नहीं चला और वो बात सिर्फ सुशील शर्मा को ही पता थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर सुशील शर्मा को ढूंढने लगी। इधर सुशील शर्मा अपना हुलिया बदलने के लिए बाल मुंडवा लेता है ताकि उसे कोई पहचान न सके और एक वकील की मदद से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा देता है, जिसके लिए वो ये दलील देता है कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा सकता है। और फिर वो वहां से भागकर बैंगलोर आ जाता है, लेकिन किसी तरह से दिल्ली पुलिस को पता चल जाता है कि वो बैंगलोर में है। दिल्ली पुलिस बैंगलोर की पुलिस को अरेस्ट करने को कहती है। जब ये बात सुशील शर्मा को पता चली तो वो उसी वक्त उस कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है। 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बैंगलोर से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आती है। अब पूछताछ शुरू करती है, लेकिन सुशील बात को इधर उधर घुमाने लगता है। अंत में जाकर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को उस रात की सारी कहानी सुनाता है। पुलिस ने सुशील से कहा, अगर तुमने हत्या के बाद गुनाह कबूल कर लिया होता तो कम सजा होती, लेकिन अब तुम्हें फांसी से कम सजा हुई तो ना इंसाफी होगी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और दिल्ली लोअर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। लोअर कोर्ट में यह मामला 1995 से लेकर 2003 तक चला और 8 साल बाद 7 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में ये मेंशन भी किया था कि मौत के बाद जिस तरीके से बॉडी को तंदूर में डालकर जलाया गया, ऐसा कोई उदाहरण पहले कभी इस दुनिया में आज तक नहीं मिला। इसे फांसी से कम सजा देना इंसाफ नहीं होगा और रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार को इस हत्या को छुपाने और सबूत को मिटाने के जुर्म में 7 साल सख्त कड़ी सजा सुनाई गई। इसके बाद सुशील शर्मा ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और 4 साल की सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सजा को बरकरार रखा और उसे फांसी की सजा सुनाई। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 2007 से 2013 तक ये मामला वहां चलता है और 1 साल बाद 8 अक्टूबर 2013 को कत्ल के 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट लोअर और हाई कोर्ट के फैसले को पलट देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये कोई मर्डर नहीं था, जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ और क्योंकि हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। 21 दिसंबर 2018 को जेल में अच्छी आचरण और 23 साल से ज्यादा कैद के बाद सुशील शर्मा को तिहाड़ जेल में हमेशा के लिए आजाद कर दिया। बाहर आके उसने ये माना कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और बस अब उसे एक पल में, जो कि सेकंड से भी कम था, उसकी जिंदगी के 23 साल छीन लिए। शायद वो वक्त अपने गुस्से पर काबू कर लिया होता और गोली चलाने से पहले एक पल के लिए भी सोच लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। तो ये थी तंदूर कांड की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको कहानी कैसी
कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।